नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो बुनियाद ही अगर खोखला हो तो मजबूत इमारत की कल्पना बेईमानी है। यह एक लाइन महज ईंट गारे से बनी किसी बिल्डिंग मात्र के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन से भी इसका सीधा संबंध है। इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी है। कहने का सीधा मतलब यह है कि यदि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा ही कमजोर होगी, जिसे नींव या बुनियाद कहा जाता है, तो बेहतर भविष्य पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। वहीं अच्छी शिक्षा के साथ शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल के ढांचे की मजबूती भी उतनी ही मायने रखती है। सालों तक अपने होने का प्रमाण देने वाली इमारतें वर्तमान परिस्थितियों में अपनी जर्जरता की कहानी खुद बयां करने लगी है। चौंकाने वाली हकीकत यह है कि जिम्मेदारों को इसकी जानकारी तो है, पर रंग रोगन के जरिए ऊपरी ढांचे की खूबसूरती को बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की तर्ज पर ढकने की नाकामयाब कोशिश में कमी नहीं करते, जबकि सरकार की ओर से पर्याप्त बजट का प्रावधान है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण सामने हैं। एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आप वाकिफ होंगे कि आपके बच्चे क्या वाकई में सुरक्षित हैं। 'छत्तीसगढ़ में संचालित सरकारी स्कूलों की इमारतों को लेकर अक्सर तरह तरह की शिकायतें सामने आती रहती हैं। प्रदेश के कई शहरों में कई स्कूल ऐसे हैं जिन पर ऐतिहासिक भवनों में भी वो संचालित हो रहे हैं, जिनकी अपनी अलग ही गाथा रही है। पर वक्त के साथ इस दुनिया में हर चीज कभी न कभी तो जीर्ण होगी ही। ऐसे ही हालात प्रदेश की राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में संचालित शासकीय स्कूल के भवनों की भी है। मोटी फीस वसूल कर तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का वादा करने वाली निजी स्कूल भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि अधिकांश निजी स्कूल नियमों को धता बताकर महज कमाई के लिए संचालित हो रहे हैं। इन्हीं हकीकतों से वाकिफ कराएगा हमारा ये दूसरा चैप्टर। प्रदेश भर में स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों में क्लास लगना चालू भी हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है, यानी शासकीय स्कूल में जिस तरीके से भवन होना चाहिए वो है, या फिर जर्जर स्थिति में आज भी है, या यूं कहें तो कितने भवन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में हम दिखाएंगे आपको। एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में यह भी दिखाएंगे कि प्राइवेट स्कूल किस तरीके से तंग गलियों में संचालित हो रहे हैं और क्या है फिर पूरे फीस का मामला, क्या चल रहा है खेल, देखिए इस खास कार्यक्रम में। प्रतिभा के नजरिए से छत्तीसगढ़ का स्थान देश में काफी ऊंचाई पर है, लेकिन प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो सही मायने में स्थिति बेहद ही कमजोर है। प्रदेश में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार मुफ्त योजनाओं को संचालित कर रही है। गरीब बच्चों की भलाई की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा सकता है, पर सवाल उठता है कि जिन भवनों में प्रदेश और देश के भविष्य को शिक्षा देने के लिए बिठाया जाता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है? इसका जवाब ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, उसकी सच्चाई कैमरे में कैद है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का ये ज्वलंत प्रमाण है। राजधानी रायपुर में ऐतिहासिक इमारतों में से एक जैन पांडे शासकीय स्कूल है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो शाम ढलने के साथ ही ये विद्या का मंदिर आवारा तत्वों का अड्डा बन जाता है। रायपुर में दानी स्कूल अपने नाम में चर्चित और प्रतिष्ठित नाम है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति भी अपनी जर्जरता खुद बयान करती है, जिसे छिपाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जबकि इस इमारत के जीर्णोद्धार के पीछे 8.5 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। इस बिल्डिंग का निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुआ था। अब जिम्मेदार मरम्मत की बात कहते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मेरे पीछे ये चमचमाती बिल्डिंग दिख रही होगी, ये बिल्डिंग जो है वो है जे.आर. दानी उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर का, यानी स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत इस स्कूल का कायाकल्प जो है वो बदला गया था और नई बिल्डिंग तैयार की गई थी। लेकिन चमचमाती बिल्डिंग के पीछे की सच्चाई जो है
वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो बिल्डिंग है लगभग 2 साल पहले इसे भूपेश बघेल ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया था। ये लगभग 8.57 करोड़ का ये बिल्डिंग है, लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और उस चीज़ को देखिए, और यहाँ की जो तकनीकी रही है या फिर जो इंजीनियरिंग रही है, जिस तरीके से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, वो 2 साल के अंदर ही धीरे धीरे टूट फूट में तब्दील होता नजर आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन भगत को बोलूँगा कि एक बार आप वो चीज़ें दिखाए जो नीचे जो टूट फूट रहे हैं। दूसरी बात है, पूरी बिल्डिंग में क्रैक हो गए हैं। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, और 4 मंजिला बिल्डिंग में जिस तरीके से इंजीनियरिंग या मटेरियल यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं घटिया मटेरियल का सबूत जो है इन दिनों दे रहा है। ये मैं थोड़ा करीब से जाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्योंकि ये चीज़ पूरे प्रदेश भर में जाना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है, और उत्कृष्ट विद्यालय का अगर हाल ऐसा होगा तो फिर जो क्षेत्र और गाँवों में स्कूल है उसका क्या हाल होगा। एक चीज़ यहाँ सवाल ये भी उठता है, ये आप पहले पिलर को देखिए, और पिलरों में जो है ये जो आई दरारें देखिए, और इस तरह से पूरे नीचे से ऊपर तक दरार आ चुके हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, क्या सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों को लापरवाह या लावारिस छोड़ दिया गया है, या फिर इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ बजट या फिर कुछ योजनाएं निकाले जाए गए। हालांकि स्मार्ट सिटी का ये काम जो है, जिसने स्मार्ट सिटी ने इस बिल्डिंग को बनवाया है, उसके घेरे में कई सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके की इंजीनियरिंग रही होगी, या फिर किस तरीके के मटेरियल यूज किए गए हैं, जो इतने कम दिनों में ही ये बिल्डिंग जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। आगे देखना यह होगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है किस तरीके से इस पर संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई हो पाता है। देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग मत से उस स्कूल का जो है जीर्णोद्धार किया गया है, और उसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी को एजेंसी बनाई गई थी, और वहाँ पर स्ट्रक्चर का ही काम मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी में थी, और हमने उसको पूरा करके 2022 पे उसका उद्घाटन भी हो गया है। वो हमने शिक्षा विभाग को हैंडओवर भी कर दिया है। यदि कोई सामान्य कोई टूट फूट की शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर उसको स्मार्ट सिटी उसको जो भी उसके सुधार की ज़रूरत है वो करेगा, और यदि उस पर कोई बड़े रिपेयर की ज़रूरत है तो आगे चलकर उस पर जो चूँकि वो हैंडओवर हो चुका है शिक्षा विभाग को, तो इसका आगे का मरम्मत और जो भी कार्य है वो शिक्षा विभाग के अपने मत से होगा। सर, अभी नॉलेज में आपके द्वारा है, और इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे कल मीटिंग लेंगे, और मीटिंग में चपरासी को हम ये करेंगे कि 5 बजे के बाद में गेट को बंद कर दें, और साथ ही साथ में एक थाना में हम रिप्लाई दे देंगे कि आप पेट्रोलिंग करें, ताकि हमारी स्कूल की जो मर्यादा है वो बनी रहे। और हम नहीं चाहते कि हमारे इस स्कूल का नाम बदनाम हो, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें यह हैं कि जो गेट यहाँ पर जो शाम के समय जो चपरासी आते जाते हैं, तो उनको हम दिशा निर्देश देंगे कि इस प्रकार की स्थिति ना हो, और शाला में जो इस प्रकार के अवांछित जो तत्व हैं वो शाला में प्रवेश ना करें, और शाला की जो गरिमा सुनिश्चित हो जाए। और क्योंकि शाला की गरिमा जो है इसी के साथ में, क्योंकि मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है एक बहुत पुराने स्कूल है, इसका एक नाम है, यहाँ के होनहार बच्चे सदैव यहाँ से मेरिट में आते रहे और बड़े बड़े पदों में यहाँ पर पदस्थ हुए हैं। तो शाला की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही हम शाला परिवार से कर देंगे सर। कुछ बिल्डिंग जैसे है सर, उसमें क्या है, पुरानी बिल्डिंग है, मजबूत है, जर्जर तो नहीं है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है, और रिपेयरिंग के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी, जिससे जो टूटे फूटे जैसे खिड़की हैं या कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है, फर्श यदि फर्श उड़ गए हैं या बिजली वगैरह जो भी उसमें लगेगा, तो उसका एक निरीक्षण करने के बाद में जो PWD के जो इंजीनियर हैं उनसे मतलब एक कोटी ये मंगाया जाएगा, और उसके आधार पर उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। सर, इसके लिए जो पिछले गवर्नमेंट में भी 5 करोड़ का रुपए का सेंक्शन किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद में वो स्थिति क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो शिक्षा मंत्री रहे, तो जब यहाँ पर अभी वर्तमान में एक बार आए यहाँ शाला में, तो उस समय 5 करोड़ रुपया
उसी मतलब सेंक्शन करने की स्वीकृति के लिए अब उसने किए हैं। लेकिन अभी जो कार्यवाही के लिए जो राशि है उनके लिए जो लिखा पढ़ी की गई है, अब जिस दिन आएंगे तो उस शाला के मरम्मत कार्य है वो किया जाएगा। राजधानी रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों की बाढ़ सी आ चुकी है। 2 से 3 कमरों में इस तरह के स्कूलों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है, जहां ना तो बच्चों के खेलने के लिए जगह होती है, न ही सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था। लेकिन फीस मनमाने तरीके से वसूल की जाती है और सुविधा के नाम पर इस तरह के स्कूल पूरी तरह से फक्कड़ हैं। फिर भी वरद हस्त प्राप्त ऐसे स्कूलों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। इस भीड़ में ऐसे कई स्कूल भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं जिनके पास एफिलिएशन तक नहीं है। निजी स्कूलों की मनमानी मोटी फीस वसूली के खिलाफ NSUI ने मोर्चा भी खोला, जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग की। बावजूद इसके नतीजा सिफर है। इससे समझा जा सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी सरकार से जिस काम के लिए मोटी पगार लेते हैं, उस काम को वे किस तरह से नजरअंदाज कर हकीकत का सामना करने से भाग रहे हैं। देखिए, फर्जी मान्यता जो मामला रायपुर में एकदम सामने आया था, वो फर्जी मान्यता थी, मान्यता नहीं थी उस स्कूल की। उसमें दोनों का दोष है। हमने कभी उस स्कूल का पक्ष नहीं लिया। स्कूल का भी दोष है और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी दोष है। दोष इसलिए, स्कूल का दोष इसलिए था कि मान लीजिए आपको मान्यता नहीं मिली तो सबसे पहले आपको स्कूल नहीं खोलना था, और अगर आपने स्कूल खोल लिया तो उस मैटर को परसू करना था, लगातार जाना था। सरकारी काम सारा संसार जानता है कैसे होता है, उसको बार बार जाना पड़ता है, बार बार परसू करना पड़ता है। वो उसने नहीं किया, इसलिए उसको समय से मान्यता नहीं मिली। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ये काम था कि चूंकि उस स्कूल में विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया था, उसको जल्दी से उस काम को निपटाना था। लेकिन मेरी जानकारी जो है उसको अब मान्यता मिल गई है, वहाँ चीज़ें ठीक हो गई हैं। हम प्रदेश में ऐसा कोई भी स्कूल जो मान्यता नहीं ले रहा है, नियम से मान्यता नहीं ले रहा है, उसके हम कभी साथ नहीं रहेंगे और कभी उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। ये विद्यार्थियों से, छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। इसमें नियम कानून का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है और नियम कानून का पालन करवाना शासन का दायित्व है। देखिए, पूरा जो इसका इकोनॉमी है, इकोनॉमिक जो इसका बिजनेस मॉडल है, या आप समझ लीजिए रिवेन्यू मॉडल है स्कूलों का, वो इस तरीके से है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखेंगे, टीचर अच्छे रखेंगे, तब आपको फ़ीस मिलेगी, नहीं तो फीस नहीं मिलेगी। पूरे देश में 70% से ऊपर स्कूल वो हैं जिनकी सालाना फ़ीस, मंथली फ़ीस जो है 1000 से कम है। ये वो स्कूल हैं जो गांव कस्बों में चल रहे हैं, शहर के अंदर बस्तियों में चल रहे हैं। लेकिन अगर ये स्कूल ना रहें तो आप सोचिए बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो देश की जो स्कूली शिक्षा की रीढ़ है वो ऐसे ही छोटे स्कूल हैं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको मजबूत कैसे किया जाए, इस व्यवस्था को। देखिए, इतने कम फीस में सरकार खुद भी नहीं पढ़ा सकती। सरकार का खुद का जो प्रति छात्र व्यय, प्रति विद्यार्थी व्यय है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। शहर के जो बड़े इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके आसपास इनका प्रति छात्र खर्चा है। हम शासन से बोलते हैं कि आप हम इन स्कूलों को सपोर्ट करिए, समाज को बोलते हैं कि इन स्कूलों को सपोर्ट करिए, ताकि सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा सारे प्रदेश के बच्चों को मिल सके। तंग गली, खैर तंग गली में तो मेरा स्कूल नहीं है। मैं तो G रोड के बिल्कुल सामने ही है, और मेरे स्कूल के सामने तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। प्लेग्राउंड का जहाँ तक सवाल है तो इंडोर गेम्स तो हमारे स्कूल में हो जाते हैं, और आउटडोर गेम्स के लिए हमारे बाजू में जो मैदान है, जैसे आत्मानंद स्कूल का यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे बाजू में हिंदू स्पोर्टिंग ग्राउंड है, तो यहाँ हम अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स खिला लेते हैं। मैनेज का ऐसा है कि छोटे बच्चे तो हमारे पास जो प्लेग्राउंड स्कूल में उपलब्ध है उसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। और रही बात आजकल बड़े बच्चों को प्ले करने के लिए, तो आजकल बच्चों का पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया है, तो हर दिन उनका स्पोर्ट्स पीरियड नहीं हो सकता। फिर भी हमने वीकली 1 डे रखा हुआ है सैटरडे का, उसमें हम बच्चों को ले जाते हैं। देखिए, लगातार हम प्रदेश भर में जो किराए के कमरों में CBSE स्कूल बोल के गैर मान्यता स्कूल जो चला रहे हैं, उन पे हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन पिछले 1-1.5 महीने से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमने ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पिछले 1 महीने से लापता हैं। और इसके बाद भी हमने जो KPS के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे कार्रवाई की मांग करी, चाहे टेक्नो स्कूल को फर्जी मान्यता देने की मांग पे कार्रवाई की मांग करी, चाहे जिनका संरक्षण इन मिली भगत में है उन पे कार्रवाई करने की मांग करी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ हमारा ज्ञापन लेते हैं। और कई बार तो जिला शिक्षा अधिकारी थे भी नहीं,
इस पे हमने लगातार कार्रवाई की मांग करी है और केपीएस के संचालक आशुतोष त्रिपाठी और छत्तीसगढ़ राज्य प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी से भी हमने ये उन पे कार्रवाई की बात करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन पे ऐसे स्कूलों को संरक्षण देने का काम जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी एनएसयूआई के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे पर बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है जिसे न्यायधानी का दर्जा मिला है, लेकिन बदकिस्मती है कि शहर के सबसे पुराने जनपद प्राथमिक स्कूल को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। दशकों पहले निर्मित ये स्कूल जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, लेकिन किसी को सुध लेने की फुर्सत तक नहीं है। आलम यह है कि स्कूल का जर्रा जर्रा दरकने लगा है। कब आफत की कोई तस्वीर सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन नन्हे मासूमों की जिंदगी से रोज खिलवाड़ हो रहा है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्राथमिक शाला में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जहां पर केवल 3 ही कमरे हैं और बच्चों की संख्या 150 से भी ज्यादा है। बुरी तरह से खस्ता हाल इस शाला भवन में एक तो गिनती के 3 ही कमरे हैं, जिसकी छत से भी बारिश का पानी टपकता है। दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कब धसक जाए कहा नहीं जा सकता। उस पर दरवाजों का बुरा हाल। इतने के बावजूद संबंधित अफसर ये कहने से बाज नहीं आते कि प्रस्ताव भेजा गया है, राशि स्वीकृत होने का इंतजार है। क्लास 5 में पढ़ते हैं, यहाँ बस कुछ गिरने का भी डर रहता है, कंकड़ पत्थर, जब बरसात होती है तो पानी टपकता है, इसका भी डर रहता है। और ताकि किसी को चोट मत लगे, मैम सर सब पढ़ाते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए डर लगता है। ये 1956 का स्कूल है और सर इसमें समस्या ही समस्या है सर। पूरे शहर भर का बिलासपुर में जितना भी स्कूल है सब टॉप हो गया है, लेकिन यही स्कूल है कि अभी तक खपरेल वाला है। और हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद रख रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये बन जाए, और इसके लिए हम लोग दे भी चुके हैं। हर साल मांगते हैं तो वो भी देते हैं, और उसके बाद खपरा में इतना पानी चूता है, बरसात में बच्चों को बैठने का प्रॉब्लम होता है, और हम लोग डरते रहते हैं कि बच्चों को कुछ दुर्घटना ना हो जाए। हम लोग तो बिल्कुल छोड़ नहीं पाते बच्चों को 1 मिनट, यानी कि खाने के लिए भी ना, हर टीचर अपने अपने रूम में खाना खाती है, इसी कारण कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस संबंध में पूर्व में स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया था। स्कूलों का छूट-फूट मरम्मत की आवश्यकता हो उसका पूर्ण कर लें, यह साफ सफाई अच्छी तरह से कर लें। तो इसकी जांच कराने पर, परीक्षण करने पर पता चला है कि 761 स्कूल हमारे जिले में जर्जर हैं, जिसमें से 331 तो अति जर्जर है, डिस्मेंटल कराने के लायक हैं, और 13 स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं। ये सब के लिए प्रस्ताव DPI को भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से राशि स्वीकृत होता है तो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण कराया जाए। सुविधाओं की बात है, लगातार हमने इसके पहले भी इसी मंथ हमने सभी प्राचार्यों की बैठक लेके बताया है कि स्कूल खुलने के पूर्व जो शासन की मंशा होती है, इस प्रकार से तैयारियां हो स्कूलों में, वो सभी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। लगभग सारे स्कूलों में हर तरह की व्यवस्थाएं भी हम लोग कर ली हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो पुराने भवन हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से हो सकता है मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया है। ये मरम्मत का जो कार्य है वो एक प्रक्रिया है, लगातार हर वर्ष हम देखेंगे राज्य सरकार के बजट से, अपने जिले का जो DMF है उसके मदद से हम लोग मरम्मत का कार्य भी करते रहते हैं। बीच बीच में भी कि जैसे बारिश का समय है, कहीं कैसे शिकायत आएगी कि कहीं तो पानी टपक रहा हो या फर्श ठीक नहीं हो, इसको भी हम लोग प्राथमिकता के साथ करेंगे, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। जिले के कुल शासकीय प्राइवेट स्कूल 1842, शासकीय प्राथमिक 1113, हाई स्कूल 123, कुल आत्मानंद स्कूल 34, शासकीय मिडिल 518, हायर सेकेंडरी 104, अंग्रेजी माध्यम 21, जर्जर स्कूल 761, अति जर्जर 331, भवन विहीन 13। स्कूल इमारत की जर्जरता की ऐसी ही कहानी राजधानी से सटे प्रदेश के एक और बड़े जिले दुर्ग से भी सामने आई है। शासन प्रशासन के दावे कितने खोखले हैं, इसकी सच्चाई धरातल पर ही नजर आ जाती है। ये मामला दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल का है, जहां अध्ययनरत छात्र छात्राएं स्कूल के बदहाली के बीच पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं। मध्याह्न भोजन, साइकिल, गणवेश, छात्रवृत्ति समेत अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने की कोशिश तो होती है,
लेकिन शिक्षा के असल उद्देश्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी छात्रों की पहुंच से कोसों दूर है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए इतने कमरे होने के बावजूद जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार बन बैठा दुर्ग का शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन दिनों बच्चे यहाँ पर बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बिना पानी और बिजली के बच्चों को बरामदे में ही बिठा दिया जाता है। वहीं इस मामले में शाला प्रबंधन के द्वारा कार्य कर रहे ठेकेदार से कई बार जल्दी कार्य करने का आग्रह किया जा चुका है, बावजूद इसके ठेकेदार की मनमानी निरंतर जारी है। जो जहाँ पर भी भवन जीर्णोद्धार किया जाना है, जहाँ भवन जर्जर है, सभी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही वहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पर अध्यापन कार्य बंद हो। ये इस तरह की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि इसको मैं पता करूँगा, यदि ऐसी बात है तो उसके लिए मैं वैकल्पिक व्यवस्था करके मैं सुचारू रूप से विद्यालय संचालन की व्यवस्था करूँगा। वहाँ पर सार्वजनिक महत्व जो भवन होंगे और किसी को भी लेकर हमें काम करेंगे। जर्जर स्कूल 11 स्कूलों की सूची भेजी गई है, 5 प्राथमिक और 6 मिडिल स्कूल, लेकिन वहाँ पर अतिरिक्त कमरे होने के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं, अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। यह है कि हमारे सरकार में उसको सुसज्जित करें, ज़्यादा बच्चे वहाँ और प्रवेश लें, व्यवस्था वहाँ अच्छी हो, ये भी संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है। और ये जो जनप्रतिनिधि हम लोग बनते हैं उसमें हमारी भूमिका सभी क्षेत्र में हम कैसे विकास अपने क्षेत्र का करें। विधानसभा स्तर पे भाई रिकेश सेन जी हैं, लोकसभा स्तर पे दिल्ली से जो नई शिक्षा नीति बनी है, पीएम श्री स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्षेत्र में आए, उसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। बहुत सारे स्कूलों का भी चिन्हित किए हैं और बहुत सारे स्कूल चिन्हित करके केंद्र शासन से जो आर्थिक सहयोग इस योजना के माध्यम से मिलनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में लाएं और दोनों के माध्यम से राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकें। वो मरम्मत कार्य अधूरा होने के कारण जो अध्यापन कक्ष है, उस अध्यापन कक्ष में सीलिंग का जो प्लास्टर उखाड़ा गया है रिपेयरिंग करने के लिए, वो सब क्लास में पड़ा हुआ है। इसके कारण से बच्चों को बैठाते नहीं बन रहे हैं। अभी जहाँ जगह मिल रहा है उनको बरामदे में या कहीं बाहर या छोटे कमरे में बैठा के जितना अध्यापन हो सकता है उसको करा रहे हैं। स्कूल खुलने के पहले में महीना दिन पहले से लाइट और पंखे की व्यवस्था करने के लिए बोला था और स्कूल खुलने के एक दिन पहले फिर बोले भाई नहीं कर पाओगे तो मेरे को जिलाधीश महोदय को सूचना देना पड़ेगा। तो बोले आप जहाँ दे सकते हो दे लो। बोले पहली बात यहाँ तो बैठक व्यवस्था है नहीं, बैठक व्यवस्था नहीं है, ना बिजली की व्यवस्था है। पढ़ाई में इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं कि मतलब हम जितना चाहें कि जितना अच्छा कर सके अपने पढ़ाई के फील्ड में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पहली बात व्यवस्था चाहिए। दूसरी बात यहाँ जो वॉशरूम जो भी है, ये सारी चीज़ों की भी यानी कि जो हमको चाहिए वो यहाँ पर तो कुछ मतलब जो होना चाहिए वो हमको प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है। जो कि हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें जो हमें सुविधा प्रदान कर सके, जो हमारी पढ़ाई को और अच्छा बेहतर कर सके, वो सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 40,000 से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। प्रदेश में न सिर्फ अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, बल्कि शिक्षा की अधोसंरचना को भी मजबूत करने की दरकार है। प्रदेश में आज भी 80% बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से ही रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों की भी कमी है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश में 56,512 स्कूल है, जहां करीब 60 लाख विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। नतीजा ये है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ रही है। लोक शिक्षण संचालनालय के आंकड़ों की माने तो प्रदेश के करीब 4,000 स्कूल आज भी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय हैं। वहीं प्रदेश के 30,000 स्कूल भवन जर्जर हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 8,000 से ज्यादा स्कूलों में 2100 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत और कायाकल्प कराया है, मगर जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा अभी भी बरकरार है। 30,000 भवन है प्रदेश में जर्जर, 8,000 भवन मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में शामिल, 21 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए स्वीकृत। रायपुर जिले में जर्जर स्कूल 650, अति जर्जर 25, जर्जर मरम्मत योग्य 41। तो एशियन न्यूज़ के बिग स्टोरी में आपने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में स्कूलों में खेल चल रहे हैं, वहीं
प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल जो हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में ये बताएंगे आपको कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने के बाद स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, या फिर जो प्राइवेट स्कूलों का मनमानी है वो रुकने का नाम ले रहा है, या फिर जो पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं। तो अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिए आप। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। शिक्षा के स्तर को संवारने की बातें छत्तीसगढ़ में महज कोरी कल्पना नजर आती हैं। सरकार की योजनाओं में खामियां नहीं है, न ही सोच में किसी तरह की कमी है, पर असल मायने में उन योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिसकी कमी तब भी नजर आती थी, अब भी नजर आती है। बात चाहे शासकीय स्कूल की करें या फिर मोटी फीस वसूल कर पालकों को बोझ तले दबाने वाले निजी स्कूल्स की करें। कुल मिलाकर सही मायने में सफर तो बच्चे और उनके पालक ही करते नजर आते हैं। ऐसे ही कई और भी हकीकत हैं जिससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। तो एशियन न्यूज बिग स्टोरी के तीसरे चैप्टर के साथ फिर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।